नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नाइट न्यूज की ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकिता नागर जी, जो कि अभी हाल ही में सिविल जज के लिए चयनित हुई हैं। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। लगातार संघर्ष करते हुए, लगातार भट्टी में तपते हुए अंकिता जी ने वो कर दिखाया है, वो मुकाम हासिल किया है जो कि हर एक लड़की के लिए प्रेरणा बन गई है। अंकिता जी ने जितनी मेहनत की, जितना संघर्ष किया, आखिरकार उनको इसका फल मिल ही गया और वो सिविल जज के लिए चयनित हो गई। अंकिता जी, कैसा रहा आपका ये सफर, कैसा रहा आपका संघर्ष और कैसा बीता था आपका बचपन? बचपन में तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, तो मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिला था मुझे। फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो घर पे क्या कोई भी पढ़ा लिखा मेरे घर पे था नहीं, तो प्रॉपर मुझे गाइडेंस मिल नहीं पा रहा था। तो इसी में थोड़ा लंबा समय अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट भगवान की कृपा हुई तो मुझे धीरे धीरे रास्ते खुलते गए, मुझे लोग मिलते गए और मैं मेरा सफ़र ज़िंदगी का आगे बढ़ता गया और आज मैं यहाँ पर आई। जैसा कि आपके माता पिता सब्जी बेचते हैं, तो एक निम्न तबके के बच्चों को बहुत परेशानी आती है इस मुकाम को हासिल करने में। बचपन में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कभी फाइनेंशियली, या फिर आप लड़की हैं तो एक लड़की होने के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो लड़की को घर में पूरी करनी होती हैं। भाई है, आपका भाई भी है शायद एक? हाँ, भाई है, छोटी बहन है। तो एक ये रहता है कि भाई लड़का है तो उसको पढ़ाना है, लड़की है तो उसको नहीं पढ़ाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि भाई को पढ़ाना है या आपको नहीं पढ़ाना है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाया था। बस एक ही चीज़ हुई थी कि सबको पढ़ाना है, तो थोड़ा सा लाइफ में एक कॉम्प्रोमाइज़ किया था मैंने। मतलब मुझे पहले डॉक्टर बनना चाह रही थी मैं, बचपन में मैं छोटी थी जब से डॉक्टर बनना चाहती थी। तब मैंने अपना 10th क्लियर करा, तो फिर जब 11th में मैं गई थी एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर जो बायो की फ़ीस थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो मम्मा ने बोला था कि अपन इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारे 2 भाई बहन और हैं और उनको भी हमें एक समान ही पढ़ाना है। तो फिर वहाँ पर मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था और फिर कॉमर्स लिया था। तो आपका ये जो सिविल जज, सिविल सर्विसेज में आपका आने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो कहाँ से आपके अंदर जनरेट हुआ? वो सपना कहाँ से पनपा? आपने कैसे सोचा कि मुझे यही करना? आप बहुत सारी फील्ड थी आपके लिए, इंजीनियर बन सकते, जैसा आपने बताया डॉक्टर नहीं बन सकते थे आप, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जो आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने इस फील्ड को क्यों चुना? क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना नेचर देखा था कि मेरा नेचर कैसा है, और मेरे नेचर में जब मैंने देखा तो मतलब बचपन से ही मुझे ना बड़ा न्यायप्रिय इंसान रही हूँ। मतलब जब जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं वो चीज़ देख नहीं पाती थी। और मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं इन सब चीज़ों पे थोड़ा अंकुश लगा पाऊँ। ज़्यादा तो नहीं कर पाती मैं, पर थोड़ा तो मैं करना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अब कुछ ऐसी फील्ड देखते हैं जहाँ पर हम इसको मतलब रोक पाएंगे। तो फिर उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं था। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मैंने देखा, तो मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मैंने बीकॉम किया। अब मेरे कॉलेज के ठीक सामने कोर्ट था, तब मुझे लगा कि हमें अब ये करना चाहिए, ये ऐसी जगह है जहाँ से जो मैं चाहती हूँ मैं वो उसमें मतलब कर सकती हूँ। तब मैंने फिर LLB करना डिसाइड किया था। मतलब आप जो आपने बताया कि आप काफ़ी न्यायप्रिय हैं और शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन आपने आगे जाकर अपने आप को पहचाना कि आपकी काबिलियत क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, आप आगे क्या करना चाहती है, ये आपने 11th क्लास के बाद से जाना? हाँ जी। जब तो उसके बाद आपने इस फील्ड में आने का सोचा? जी। तो ऐसा कोई रोल मॉडल या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेरित हुए हो? जैसे कि आपने बताया कि आपके कॉलेज के सामने कोर्ट था, तो आप कोर्ट को देखकर प्रेरित हुए, या आपको वो काला कोट जो बोलते हैं वो आपको इतना बेहद पसंद था कि वो पहनने की इच्छा हुई आपकी? क्या आपको किस चीज से प्रेरणा मिली कि आपको इस फील्ड में आना है? जब मैं वहाँ जाती थी ना, तो वहाँ लिखा रहता था जिला न्यायालय। वो हर रोज मेरे आंखों के सामने आता था और मुझे लगता था कि एक दिन मुझे यहाँ जाना है। कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज होती है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो या किसी मुकाम को शिद्दत से हासिल करना चाहो तो बिल्कुल आप उसको हासिल कर सकते हैं। और बस आपको चाहिए मेहनत, दृढ़ संकल्पित आपको होना चाहिए और आप लगातार संघर्ष करते रहिए। और अंकिता ने जिस तरह से वो मुकाम हासिल किया है, आप भी कर सकते हैं। अंकिता, क्या आप वो विद्यार्थी जिनको जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से वो तैयारी करें,
किस तरह से अपना शेड्यूल बनाएं, कैसे इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं वो भी। अगर कोई बच्चा अभी LLB में है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप LLB के टाइम से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने तब से स्टार्ट कर दी तो आपके पास पूरे 3 साल रहेंगे। अगर आप BA-LLB कर रहे हैं तो आपके पास 5 साल रहेंगे। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम, अगर आपने पढ़ाई करी है कंटिन्यू 5 साल 3 साल। तो आपने कितने अटेम्प्ट्स में ये मुकाम हासिल किया? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पिछले 3 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपने 3 बार आप सफल नहीं हो पाई, तो कभी डिमोटिवेट हुई हूँ कि ये नहीं हो पा रहा है? एक बार में ही व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है कि नहीं हो पा रहा है, फिर आपने दूसरी बार अटेम्प्ट किया, फिर आप असफल हो गई। तो क्या उस समय आपके मन में आता था? क्या आप डरी, डगमगाई? क्या आपका विश्वास टूटा? क्या हुआ आपके साथ? जब मेरे को नहीं होता था ना, तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर की तरह काम करता था कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ ऐसा। तो मैंने अपनी कमियों को ढूंढती थी कि कहाँ कमी है जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं कंटिन्यू अपनी कमियों को ही ढूंढा मैंने। फिर जब लॉकडाउन आया तो फिर उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिला था मुझे। प्रॉपर 2 साल मिले थे और उनमें ऑनलाइन क्लासेस मिली थी और सेल्फ स्टडी, थोड़ा टीचर्स ने मुझे गाइडेंस भी दिया था उस टाइम पीरियड में भी। तो फिर क्लियर करा, मिला अब देखते हैं, अब अटेम्प्ट करते हैं, अब कहाँ पे कमी रहती है। फिर उसके बाद जब मैंने अटेम्प्ट करा तो फिर ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। अच्छा, जब आप 3 बार असफल हुई, तो जैसा कि आप बेहद निम्न वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं, तो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं जो कि आपको लगातार ऐसे ताने मारते हैं कि यार क्या है, मतलब आप तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, नहीं आप सफल हो पा रहे हो। तो कभी उन तानों का आपके ऊपर कोई असर पड़ा, या इस तरह के ताने आपको भी मिले? वैसे तो सभी को मिलते हैं, पर आपको भी मिले? जी बिल्कुल, मुझे भी इस तरीके के ताने मिले थे, पर वो मुझे लगता था कि वो एक ट्रिगर रहता था मेरे लिए। मतलब बुरा तो लगता था पर थोड़ा एग्रेशन भी होता था। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, इन्होंने कैसे मुझे बोला है कि नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो ये उनके जो ताने थे, वो उसका जवाब आपने इतनी अच्छे से दिया है कि मुझे लगता है कि अब उन लोगों के भी मुंह बंद हो गए होंगे। बिल्कुल, मैं अभी सुनकर आ रही हूँ। वो उन सभी के वर्ड्स ये थे कि हम गलत थे, तुम सही थी। ऐसा लोगों ने बोला आपको? जी, आज ही कहा है मुझे ये वर्ड्स। जी, सबने मुझे कहा था कि हम इतने साल से सोच रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं करती हो, घर पे रहती हो, मम्मी से इतनी सेवा करवा रही हो, ये ला दो वो ला दो। तो देखते थे वो, मुझे भी करते थे। फिर आज उन सब ने कहा कि अब उनको समझ में आ रहा है कि तुम इतने साल तक तुम कर क्या रही थी। एक कमरे में बंद रहती थी, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात करना नहीं रहता था। फिर आज सबने जब मुझे ये वर्ड कहे ना, तो मतलब एक अलग ही खुशी हो रही थी कि चलो समझे तो सही। अंकिता जी, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपका जो शेड्यूल रहता था दिन भर का, जैसे कि आप अपने माता पिता की भी सेवा करती थी, उनकी मदद करती थी उनके काम में, उसके बाद आप पढ़ाई भी करती थी, घर का काम भी करती थी, सारी जिम्मेदारियां आप बखूबी निभाती थी। तो किस तरह से आपका शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, और कितना घंटा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई करना ज़रूरी होता है? जो एक टाइम होता है कि आप इतने घंटे आप पढ़ाई करना आपके लिए ज़रूरी है आपके फील्ड में। तो आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें टाइम पीरियड तो काउंटिंग नहीं हो पाता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कंटिन्यू 3 साल तक 8 घंटे मैंने कंटिन्यू पढ़ा था। फिर जब एग्ज़ाम टाइम रहता था तब तो 15-16 घंटे में पढ़ लेती थी, क्योंकि उस टाइम में कुछ काम नहीं करती थी। मतलब अभी एग्ज़ाम है मेरे सामने, तो 15-16 घंटे पढ़ाई होती थी। तो ये जो 15-16 घंटे होते हैं, उस बीच में ऐसा भी टाइम आता होगा कि जब आप पढ़ाई करने का मन नहीं है आपका, आपको बोरियत महसूस हो रही है, तो उस समय पे आप क्या करते थे? कुछ इसके अलावा आपके कोई शौक जो आप करना पसंद करते हो? इस टाइम पर मैं जैसे हर 1 घंटे में मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेती थी। उस टाइम में मैं कॉमेडी वीडियोस देखती थी जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए तो मैं आधा घंटा सो भी जाती थी। ऐसा नहीं, एक नॉर्मल सी दिनचर्या रहती थी, कोई ऐसा फिक्स कुछ भी नहीं रहता था कि एक प्लानिंग के तहत कि भाई इतने घंटे हमको ये करना है, इतने घंटे हमको ये करना है। कोई टाइम टेबल बना के रखा था कि जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है? नहीं, इसके लिए टाइम टेबल रहता था मेरा। बस ऐसा रहता था कि मैं घंटों के हिसाब से अपना टाइम टेबल नहीं बनाती थी, मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाती थी कि हाँ आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो कितनी भी देर में कंप्लीट हो,
उस हिसाब से मेरा स्केड्यूल रहता था। वो सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है, चाहे मैं उसको सुबह करूँ, शाम को करूँ, दिन में करूँ, उसको मैं कंप्लीट ज़रूर करती थी। अपना जो भी टारगेट बनाती थी मैं पर डे का। ये अंकिता जी ने जो हमको अभी बताया कि कोई टाइम टेबल नहीं बनाती थी वो, और मतलब जो दिनचर्या चल रही है जिस हिसाब से उनको सब्जेक्ट वाइज वो बनाती थी, जो भी आपका शेड्यूल रहता था, तो इससे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रतियोगिता को पास करने के लिए या किसी भी चीज को किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई टाइम टेबल बनाना है या उसी हिसाब से चलना है। ये इन्होंने साबित कर दिखाया है कि कम संसाधन में और एक निम्न वर्ग का होके भी इन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है और हर एक लड़की के लिए प्रेरणा है, क्योंकि इन्होंने निम्न तबके का होकर और इसके बाद ये मुकाम हासिल किया। और सबसे बड़ी बात कि ये एक लड़की है जो कि बेहद काबिले तारीफ है। अंकिता जी, आपने आपके भविष्य के लिए हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप ऐसे ही आगे तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बच्चे लगातार असफल होते हैं उसके बाद उनके मन में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही, सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही। तो इस तरह की भावनाएं जिन बच्चों में आती हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप वाकई में किसी भी लड़की के लिए, हर एक बच्चे के लिए आप एक प्रेरणा है, जो कि निम्न संसाधन में आपने ये कर दिखाया है, वो एक काबिले तारीफ है। कृपया बताएं कि उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो यही कहूँगी मैं कि आप पढ़िए, होता है, करना है, पर निरंतर प्रयास आपको करना पड़ेगा। आज आपने करा, नहीं हुआ तो आप छोड़ देंगे तो फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। सोचिए ना, अगर आपने स्टार्ट करा है, आप आधे तक भी आए हैं तो आपको तो आधा ही सफर तय करना है। बचा कितना है, हमें थोड़ा सा तो और करना है, थोड़ा और एफर्ट दे देना चाहिए, तो बिल्कुल होता है। लगातार एफर्ट्स लगाते रहिए, मुकाम जरूर हासिल होगा। अंकिता जी, आपके माता पिता जिनका इस सफलता में बेहद खास योगदान रहा होगा, उनका क्या अनुभव है, उनका क्या एक्सप्रेशन था उस समय जब उनको पता चला कि उनकी बिटिया जज बन गई है? मैं सबसे पहले मम्मी के पास गई थी, फिर मैंने उन्हें बताया था कि मम्मा रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मम्मा ने मुझे हक करा और वो कंटिन्यू उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। तो वो रो ही रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। पापा को भी पता चला, उन्हें बताया मैंने, तो वो भी मतलब बिल्कुल शांत, मतलब कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। तो उस समय आपका क्या अनुभव था? उनको देखकर आपको कैसा लग रहा था आपको? क्योंकि वो जो मोमेंट होता है वो बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल करना, और सबसे बड़ी बात कि आपके माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि आपकी इस उपलब्धि के बाद में उनके पास तो शब्द ही नहीं होंगे। बिल्कुल, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, पर मैंने को लगा कि हाँ चलो, अब मैंने अपने मम्मी पापा के लिए एक प्राउड मोमेंट दिया है कि अब वो एक शान से जीने की बात आती है ना, कि वो अच्छे से जी पाएंगे अब अपने जीवन को। हाँ, एक जज की माता, एक जज के पिता, एक जज की बहन, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई थी उन सब लोगों के लिए। इवन मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। अंकिता, आगे आपका फ्यूचर में और क्या प्लानिंग है? इसके बाद आप किस तरह से आगे बढ़ेंगी? इसके बाद तो मैं अब न्यायिक सेवा में ही अपना पूरा जीवन दूंगी, आपको पूरे तरीके से वहीं पे समर्पण दूंगी अब। अंकिता जी, जैसा कि आपने बताया आप इतने समय से सिविल जज के लिए तैयारी कर रही थी, इससे पहले कभी आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दी? जी मैम, इसके पहले मैंने लॉ क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया था, उसमें मेरा टॉप 10 लिस्ट में नाम भी था। तो क्या कारण रहा कि आपने वहाँ नहीं ज्वाइन किया? वहाँ मैं इंटरव्यू देने नहीं जा पाई थी, थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे तो मैं नहीं कर पाई थी। तो उस टाइम थोड़ी निराशा हो रही थी कि यार ऐसा क्या हो गया कि मैं मतलब टॉप 10 लिस्ट में नाम आने के बाद भी मुझे वो जॉब नहीं मिल पाया। तब सभी ने मुझसे कहा था कि आपके लिए कुछ बेहतर है आपके जीवन में, आप क्लर्क की मतलब जॉब के लिए नहीं बने, आप इससे बेहतर के लिए हैं। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट तो हुई थी मैं उस टाइम, तो बुरा भी लगा था। आपके लिए कुछ और बेहतर सोच के रखा था, इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया जब भी असफल हो तो हिम्मत ना हारे, कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा ईश्वर ने आपके लिए भी, और निरंतर प्रयास करते रहे। अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं रेड टीवी। नमस्कार। आज का सफर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।